एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। आज हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेवड़ा विधानसभा के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह राठौड़। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन जो है कांग्रेस पार्टी के साथ यापन किया है, बहुत समय दिया है अपने जीवन का इन्होंने कांग्रेस के साथ। तो अब जानते हैं सेवड़ा विधानसभा की राजनीति के बारे में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद शायर भाई। आप हमें ये बताएं, सबसे पहले हम विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर बात करेंगे। सेवड़ा विधानसभा को आप किस प्रकार देखते हैं? सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र जो कि मेरा स्वयं का निज क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत सुदृढ़ है। यहाँ के लोग बहुत सीधे, सच्चे और शांतिप्रिय लोग हैं और हमेशा से यहाँ लोगों का मानना है कि सज्जन और शांत लोगों को ही वो चुनाव में जिताना पसंद करते हैं। ईमानदार छवि हो, जनता का लोकप्रिय चेहरा हो, सज्जनता हो, ईमानदारी हो, जनता का लोकप्रिय चेहरा हो और लगातार जनता के संपर्क में जो व्यक्ति रहता है जनता उसको जिताती है। हमेशा सेवड़ा क्षेत्र का यही रहा है। जैसे कि अगर हम देखें सेवड़ा विधानसभा को, मध्य प्रदेश में और भी विधानसभाएं हैं, उनकी तुलना में सेवड़ा विधानसभा काफ़ी पिछड़ी हुई है। जबकि यहाँ पर जो है सेवड़ा विधानसभा के अंदर इतने तीर्थ स्थल और दार्शनिक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हैं, फिर भी यहाँ का जो है विकास नहीं हुआ है। उस हिसाब से सेवड़ा क्षेत्र में क्या रहा है कि जनप्रतिनिधि कुछ उदासीन रहे हैं पूर्व के। यहाँ बदलाव होते रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी भाजपा के विधायक बने। यहाँ से पहले शुरुआत में कामता प्रसाद सक्सेना मुख्यमंत्री भी रहे, जोनिया के रहने वाले थे। विंध्य प्रदेश हुआ करता था जब वो सीएम थे। तो ऐसा नहीं, सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुत उच्च स्तरीय लीडर निकल कर आए। पार्टी का नेतृत्व बड़े स्तर पर भी किया। महेंद्र बौद्ध भी यहाँ गृह मंत्री रहे, होम मिनिस्टर 98 से 2003 तक, संसदीय सचिव भी रहे इससे पहले। तो कई बार बड़े बड़े पदों पर भी यहाँ के विधायक पहुँचे हैं, गृह मंत्री रहे, सीएम रहे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ उदासीनता तो रही है, जिससे सेवड़ा का विकास उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाया जिस स्थिति तक सेवड़ा के क्षेत्र का विकास होना चाहिए था। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। यहाँ का जो युवा वर्ग है वो 80% बेरोजगार है। 80% की स्थिति ये है कि सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी की स्थिति में है। लोगों की दुकानों पर काम कर रहे हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, और अगर खुद का बिजनेस भी चालू कर रहे हैं तो बिजनेस उस स्थिति पर डेवलप नहीं है कि बिजनेस में उनका घर का खर्चा चल सके। ये सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जैसे इसका विकास और भी हो सकता था, रेलवे लाइन से इसको जोड़ा जा सकता था इंदरगढ़ को। तो सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य केंद्र बिंदु आज की स्थिति में इंदरगढ़ है। इंदरगढ़ ने जो डेवलप किया वो किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, इंदरगढ़ ने स्वयं में डेवलप किया। तो इंदरगढ़ एक बड़ा नगर बनने की स्थिति में है और भविष्य में इंदरगढ़ में विकास की संभावनाएं सेवड़ा विधानसभा की देखी जा सकती हैं। लेकिन अगर इंदरगढ़ को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए तो शायद यहाँ विकास संभव है। और भविष्य में पर्यटन की दृष्टि में सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकासशील हो सकता है। अगर प्रदेश की सरकारें सेवड़ा की तरफ ध्यान दें तो सेवड़ा क्षेत्र में कई चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें सेवड़ा विधानसभा में और हम वहीं बात कर लेते हैं हिंदू धर्म को लेकर, तो ऐसा माना जाता है कि, और ये शास्त्रों में भी है, कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। और सेवड़ा ऐसी भूमि है जहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने तपस्या की है। तो काफ़ी पुराना इतिहास है सेवड़ा का, और फिर भी जो है विकास की दर से काफ़ी कोसों दूर है आज भी सेवड़ा विधानसभा। बिल्कुल सही है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार ने यहाँ
घनघोर तपस्या की इसी क्षेत्र में। यहाँ पर नारद मुनि ने भी तपस्या नारद की है। मुनि ने भी तपस्या की है और ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से प्राचीन धरोहर है और हिंदू सनातन धर्म परंपरा में सिवड़ा क्षेत्र शंकुआ धाम का विशेष महत्व है। और ऐसी स्थिति में चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, मेरा तो इतना ही आग्रह है कि सिवड़ा की तरफ ध्यान देना चाहिए और सिवड़ा के विकास के लिए सोचना चाहिए। और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीतते हैं, सिवड़ा से विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उन्हें बड़े स्तर पर इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। ये जनता से जुड़ी हुई बात है और जनता की पीड़ा है। सिवड़ा क्षेत्र का विकास तो बहुत जरूरी है। सिवड़ा क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधि निकल कर आता है, विधानसभा में पहुंचता है, अभी महाराज कुंवर घनश्याम सिंह जी विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने तो आवाज़ कुछ उठाई भी है, उनके कार्यकाल में काम भी हुए, चूँकि उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिला, 15 महीने की सरकार रही, लेकिन जो भी उनसे संभव हो सका उन्होंने प्रयास किया है। और भविष्य में भी मैं आशा करूँगा कि जो भी यहाँ से विधानसभा से चुनकर जाते हैं प्रतिनिधि या लोकसभा में पहुँचते हैं सांसद वगैरह, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। तत्कालीन सांसद भागीरथ प्रसाद ने भी रेलवे लाइन की बहुत आवाज़ उठाई थी, कांग्रेस में भी थे उस समय वो, तो उन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी थी इसके लिए। उसके बाद वो भाजपा में पहुंचे, तब भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित कर दिया है, क्योंकि अभी कांग्रेस में सस्पेंस बना हुआ है। और पिछले जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार थे कुंवर घनश्याम सिंह जी, वो 33,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार लग रहा है कि टिकट जो है किसको मिल सकता है लगभग संभवतः, और अगर किसी भी उम्मीदवार को मिला, चाहे कोई भी हो कांग्रेस पार्टी से, तो टक्कर कैसी होने वाली है इस बार? देखिए, पूरे प्रदेश में इस बार कांग्रेस की लहर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विगत 14-15 साल का उनका जो एंटी इनकम्बेंसी रहा है, उसके तहत 2018 में भी शिवराज सिंह को जनता ने नकार दिया था, जिसके बाद हमारी सरकार बनी थी। भले पूर्ण बहुमत में हम नहीं थे, तो 1-2 सीटें कम थी, लेकिन वो समर्थन के उससे सरकार बन गई थी। लेकिन इन लोगों को वो नागवार गुजरी और षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार गिरा दी गई। लेकिन पब्लिक में कहीं ना कहीं ये अंदर फीलिंग है। 3.5 साल उन्होंने फिर शिवराज सिंह ने ज़बरदस्ती मौका लिया, जनता ने नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मौका दिया और जो कुर्सी कमलनाथ जी के पास थी उस पर शिवराज सिंह बैठ गए ज़बरदस्ती। जनता ने नहीं दी, जबकि जनता को कुर्सी को देना चाहिए, तभी बैठना चाहिए, वो ज़बरदस्ती बैठ गए। बैठने के बाद 3.5 साल उन्होंने जो काम किए, उससे उनकी एंटी इनकम्बेंसी जो थी पब्लिक में और ज़्यादा बढ़ गई। इस बार शिवराज सिंह पहले भी फेलवर चेहरा थे, इस बार जनता ने उन्हें फिर फेल कर दिया है। इस बार कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री, सांसद, 4 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को, दिग्गजों को उतारा है, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, और भी कई दिग्गजों के नाम हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारा है विधानसभा चुनाव में। क्या कहना है आपका इस? देखिए, सीधी सी बात है, उनकी स्थिति धरातल में कमज़ोर है। उनका सर्वे रिपोर्ट गया है, सर्वे रिपोर्ट में ये आया कि 60 से 70 विधायक हमारे जीत रहे हैं, बाकी सब जगह कांग्रेस है। जब ये अमित शाह जी को ये सीट मालूम पड़ गई, तो उन्होंने तय किया कि जिन सीटों पे हम हार रहे हैं, उन सीटों पे हम अपने केंद्र के मंत्री उतारे, बड़े चेहरे उतारे। इसके तहत उन्होंने अपने सेंट्रल मिनिस्टरों को उन जगह पे लड़ने भेज दिया जहां वो हार रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है लेकिन वो भी हारेंगे, उनकी भी जीतने की संभावना नहीं है, वो भी हारेंगे। चेहरा नहीं है, चुनाव पब्लिक को तय करना है, और पब्लिक में रोष है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो बड़े चेहरे भी हारेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारा गया है चुनावी मैदान में, तो कहीं ना कहीं आगे जो है सीएम का चेहरा वो भी हो सकते हैं। वो उनकी व्यवस्था है, सरकार बनेगी तभी तो सीएम बनाओगे, जब सरकार बनेगी नहीं तो सीएम के सपने, ये तो मुंगेरी लाल वाले सपने हो गए। लेकिन उनका कहना है कि जब कांग्रेस बनी बनाई सरकार चला नहीं पाए, तो कांग्रेस इस बार क्या सरकार बनाएगी? ईश्वर ने हमें जिंदगी दी, मारने के लिए आप बैठे थे। जब आप हमें जीने ही नहीं दे रहे तो हम जिएंगे कहाँ से? कांग्रेस तो गवर्नमेंट चला ही रही थी, कमलनाथ बहुत अच्छी सरकार चला रहे थे, लेकिन षड्यंत्र तो आप रच रहे थे। आप कुर्सी खींचने के लिए बैठे थे,
आपने बेईमानी से कुर्सी खींच भी ली। लेकिन कमलनाथ जी ने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए जो है कांग्रेस की सरकार गिर गई, ऐसा कहना है बीजेपी का। अरे ये तो सबने देखा कि आप हमारे इतने विधायक तोड़ के ले गए वहाँ, और विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, और उसके बाद हमारी सरकार गिरी। कमलनाथ जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, गौशालाएं जो उन्होंने कहा था, गौशालाएं बनी जगह जगह, सारे काम हो रहे थे। किसानों का भी कर्जा परसेंटेज के हिसाब से वो माफ करते जा रहे थे। भाई जब शिवराज सिंह खुद कह रहे थे कि हम 1 रुपए छोड़ के जा रहे हैं, ठेंगा है उसमें कुछ है ही नहीं खजाने में। जब आप कुछ छोड़ के नहीं जा रहे तो हमको सारी नई व्यवस्थाएं करनी है। और कमलनाथ जी ने तो कोई कर्ज भी ऐसा नहीं लिया था कि शिवराज सिंह ने तो कितना कर्जे में लाद दिया है मध्य प्रदेश को। और कमलनाथ जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे थे, सारी जनता से जो भी वादे किए थे सारी जनता हमारे मुख्यमंत्री पूरे कर रहे थे। लेकिन वही चीज़ तो नागवार गुजरी इन लोगों को। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी यदि 5 साल सरकार चला लेंगे तो हमारा तो काम ही खत्म हो जाएगा, ये तो बिल्कुल हमेशा के लिए हो जाएगी कांग्रेस की। इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत सरकार गिराई। भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस केवल घोषणाएं करती है, जैसे कि नारी सम्मान योजना की घोषणा की है, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। अगर हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की थी तो उसके जो है पैसे भी बहनों के खाते में डाले जा रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। देखिए, जो वादे शिवराज सिंह कर रहे हैं, या शिवराज सिंह इस चुनावी पीरियड में पब्लिक को प्रलोभन देने की स्थिति में महिलाओं को पैसे डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये सब एक फंडा है चुनाव जीतने का। वो कहते हैं ना कि जैसे किसी को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, देखते होंगे आप नदी तालाबों में भी दाना डाल के उसको फंसाते हैं किसी जीव पे या प्राणी को। इसी प्रकार वोटरों को दाना डाला जा रहा है। महिलाएं भोली होती हैं, बेचारी सीधी सादी होती हैं। नारी सम्मान योजना क्या है? वो दाना नहीं है। कौन सा? देखिए, हमने अपने चुनाव के पहले ये घोषणा की है। आप सीएम थे, आप लास्ट में घोषणा कर रहे हैं। अगर ये घोषणा करनी थी आप 3.5 साल से क्यों नहीं दी? आपने महिलाओं को दे देते। 15 साल से आप सीएम हैं, 15 साल से आपको महिलाओं की याद नहीं आई, तब आपने पैसे क्यों नहीं डाले? उनके सम्मान निधि तब डाल देते। अब चुनाव पीरियड में आपको याद आ रहा है कि महिलाओं का भी सम्मान रखना चाहिए। ये सब उन्होंने क्या है, उन्होंने पूरा फीडबैक ले लिया है कि हम बहुत कमजोर स्थिति में, वापस नहीं लौटेंगे दोबारा कुर्सी पर। इसलिए सब पैसे का प्रलोभन दे के कैसे भी सरकार बनाओ, बस ये जहन में है शिवराज सिंह जी के। उसके लिए आप ये भी तो सोचो वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश कर्ज में लाद दिया है, लाखों रुपए का, कई 100 लाख रुपए का कर्ज लिया है उन्होंने, और प्रदेश का एक एक आदमी कर्ज में डुबा दिया है। कर्ज में तो क्या वो जेब से दे रहे हैं क्या? कर्ज लाद के आज पैसा बांट रहे हैं, कैसे चुनाव जीत जाए? क्या लगता है आपको, लाडली बहना योजना जो है कारगर साबित होने वाली है या इनको नुकसान पहुंचाने वाली है? देखिए, महिलाओं को जो इन्होंने पैसे डाले या जो डाल रहे हैं सम्मान निधि के रूप में, उसका कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। महिलाएं समझदार हैं, जनता समझदार है, पब्लिक समझदार है। बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे, उनकी शिक्षा के बाद भी वो घर बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उनके माँ बाप भी तो देख रहे हैं भाई, बच्चों की माँ भी है और बाप भी है। माँ को भी कष्ट है कि मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, और बाप को भी कष्ट है। वो सब देख रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे, कई सालों से रोजगार नहीं मिला बच्चों को, वैकेंसियां नहीं निकल रही। क्या होगा 1500 रुपए से? शिवराज सिंह से पूछो, 1500 में घर चलता है क्या? चलता है क्या घर? और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देखो, क्या होता है कि जिस देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा का व्यवसायीकरण मेरी नज़र में तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। मैं दोनों के लिए कहूँगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिक्षा पब्लिक को फ्री में दो, अगर कुछ दे सकते हो। मूलभूत मुद्दा है शिक्षा। जब अपना नागरिक शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से देश विकास करेगा। हम दोबारा से विधानसभा चुनाव 2023 पर यहाँ पर रुख करेंगे। क्या जो है, जैसे कि अभी आपने कहा है कि बीजेपी की सरकार दूर दूर तक नहीं बनने वाली है जी, तो आप जैसे कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनेगी तो जो है कितनी सीटें आने वाली हैं आपके हिसाब से?
मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सीटें, जो मेरा मानना है 135 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आ रही है, उसको आप बिल्कुल पक्का मानना। और कम से कम 7 से 8 सीटें आएंगी अन्य पार्टियों की। उसके बाद जो बचेगा वो आएगा भारतीय जनता पार्टी का। इसको आप नोट कर लीजिए। चुनाव के बाद हम और आप बात करेंगे, फिर चाय पियेंगे बैठ के। जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे तेजस्वी प्रताप सिंह राठौड़, और ये सेवा विधानसभा के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं कांग्रेस से। और हम आपको बता दें, चुनावी अपडेट बताएं आप हमारे जो ले जाओ ना।